स्क्रीन विजिबल है ना मेरी सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है कि मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। सो अभी जैसे मेरे पास ये एम्प्लॉय का टेबल है। सो यूजिंग दिस एम्प्लॉय टेबल मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जैसे अंकित है, सो अंकित का मैनेजर कौन है। मैनेजर का आईडी मेरे पास है बट मैनेजर का नाम नहीं है। मैनेजर का नाम कहाँ पे मिलेगा? मुझे इसी एम्प्लॉय की नेम में ही मिलेगा, क्योंकि मैनेजर जो होगा वो कंपनी का एम्प्लॉय तो होगा ना। इसलिए एम्प्लॉय की लिस्ट में मैनेजर का नाम मिलेगा मुझे, बट यहाँ पे क्या है, हर एक एम्प्लॉय के आगे उसका मैनेजर का नाम आईडी लिखा हुआ है। सो व्हाट आई वांट इज, मुझे मैनेजर का नाम चाहिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कॉलम चाहिए मैनेजर का नेम करके। सो अंकित अगर मैंने देखा, अंकित का मैनेजर आईडी है 4 बिलोंग्स टू रोहित। सो यहाँ पे आएगा रोहित। ठीक है। सेम वे मोहित को अगर बात करूँ तो मोहित का मैनेजर है, आएगा मुदित। सेम लाइक वे मुझे आउटपुट चाहिए इस टेबल का यूज करके। जैसे हमने जॉइंस देखा, तो जॉइंस में बेसिकली मेरे पास अगर कोई दो टेबल्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा, उन टेबल्स को मैं ज्वाइन करके आउटपुट निकाल सकता हूँ। लेकिन इस केस में जो आउटपुट निकालने के लिए जो मुझे सेकंड टेबल रेफर करना है वो यही है। सो इन शॉर्ट मुझे एक ही टेबल को रेफर करना है टू कैलकुलेट दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन में मैनेजर का नाम तो अवेलेबल नहीं टेबल में, बट आउटपुट में अगर मुझे मैनेजर का नाम चाहिए फ्रॉम द सेम टेबल, देन आई यूज सेल्फ ज्वाइन इन दैट केस। सो सेल्फ ज्वाइन कैसे करते हैं? लेट मी ऐड न्यू क्वेरी। ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। दिस इज माय एम्प्लॉय टेबल। नाउ लेट मी शो यू डिटेल। जैसे मैंने ये जो टेबल है, इस टेबल को मैं कॉपी करके यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है। एंड व्हाट आई कैन डू इज, एलियासेस हमने देखा है कि हम टेबल्स को नाम देते हैं, राइट? व्हेन वी जॉइन द टेबल वी यूज एलियासेस टू डिनोट टेबल नेम। सो मैंने इस टेबल को लेट्स से नाम दिया E1। जैसे E1 नाम दिया मैंने इस टेबल को, इस टेबल को नाम दिया E2। E1 एंड E2 नाम दे रहा हूं मैं। ठीक है। देन यहाँ पे अगर मुझे रेफर करना है, जब भी हम ज्वाइन देते हैं या लेफ्ट ज्वाइन इनर ज्वाइन, तो हम एक कंडीशन देते हैं ना, कि हम एक चेक करते हैं कि कौन सा जो कॉमन कॉलम है दो टेबल्स के बीच में, जो हम कंडीशन की तरह यूज कर सकते हैं। तो मुझे अगर इस लेट्स से दिस फर्स्ट वन टेबल है E1 एम्प्लॉय, इस E1 एम्प्लॉय में से अगर मुझे मैनेजर का आईडी क्रॉस चेक करना है, मतलब मैनेजर का आईडी मुझे कनेक्ट करना है इस E2 टेबल को, तो वो किससे कनेक्ट करूंगा मैं? ये 4 जो है, लेट्स से ये दिस 4 है, ये 4 में इस वाले टेबल में कहाँ पे ढूंढूंगा, कौन से कॉलम में ढूंढूंगा? इस एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में ढूंढूंगा ना, कि ये 4 जो है, ये 4 यहाँ पे कहाँ पे, राइट? तो मैं जो कनेक्शन करूंगा सेल्फ ज्वाइन के लिए, तो वो करूंगा E1 डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी। ये अंडरस्टैंड हो रहा है? हम ये कनेक्शन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू फाइंड मैनेजर्स नेम। मैनेजर का नेम कहाँ पे मिलेगा? मुझे एम्प्लॉय के नेम में उसका नाम मिलेगा, क्योंकि एवरी मैनेजर इज एम्प्लॉय। इसीलिए मैं मैनेजर आईडी को कनेक्ट कर रहा हूँ इस एम्प्लॉय आईडी के साथ। देन इस ये जो 4 है, ये 4 इस 4 के साथ कनेक्ट होगा एंड आई विल गेट रोहित। ओके। इसको क्यूरी में कैसे लिखेंगे? लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको नाम दे रहा हूं मैं E1, जैसे मैंने अभी मेंशन किया E1। देन इनर जॉइन, व्हेन वी रेफरिंग टू पर्टिकुलर सिंगल कॉलम, तो थंब रूल कहता है कि अगर आप एक ही टेबल रेफर कर रहे हो, सेल्फ ज्वाइन कर रहे हो, देन यू ऑलवेज यूज इनर ज्वाइन। क्योंकि लेफ्ट एंड राइट टेबल में हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल कॉलम्स की कम ज्यादा हो, ठीक है, या रोज की कम ज्यादा हो, बट आप उसी टेबल के साथ अगर ज्वाइन कर रहे हो तो वो कॉलम्स या रोज फिक्स रहने वाले हैं। किसी टेबल में कम ज्यादा रो या कम ज्यादा कॉलम नहीं रहने वाले, राइट? सो वी ऑलवेज प्रेफरिंग टू डू इनर ज्वाइन।
सो इनर ज्वाइन के लिए मैं अगेन क्या लिख रहा हूँ, एम्प्लॉय E2, राइट। ऑन कंडीशन क्या रहेगी, E1 डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी। कंडीशन समझ में आई, राइट। अगर मैंने इस कंडीशन को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो देखो ये जो दो टेबल है, दो टेबल मेरे पास यहाँ पे आए हैं, राइट। अभी मुझे सारे के सारे कॉलम नहीं चाहिए। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं E1 डॉट जो मेरा ये फॉर एग्जांपल एक्सेल में जाता हूँ तो ये मेरा फर्स्ट टेबल है, ये मुझे सारा चाहिए ना, और यहाँ पे एक कॉलम चाहिए। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना कि लेट्स से E1 डॉट स्टार E1 टेबल के सारे कॉलम, देन E2 का जो टेबल है E2 डॉट इसका जो एम्प्लॉय नेम है, इस एम्प्लॉय नेम को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, एज मैनेजर नेम। करेक्ट, अंडरस्टैंड ये। नाउ इफ आई रन दिस, ये लास्ट वाला कॉलम एक जनरेट हो गया आएगा जो मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फॉर दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय अंकित, उसका मैनेजर क्या है, रोहित, राइट। जैसे हमने आउटपुट एक्सेल में क्रॉस चेक किया था कि फॉर दिस वन रोहित आना चाहिए, सेकंड के लिए मुदित आना चाहिए। लेट्स से फॉर दिस अगम को अगर मैंने एग्जांपल दिया तो उसका है मैनेजर आईडी 2, 2 बिलोंग्स टू मोहित, राइट। सो इसका आएगा मोहित। सेम वे अगर मैंने यहाँ पे देखा 6 के लिए अगम के लिए उसका है मोहित। क्लियर है, समझ में आया। सेल्फ ज्वाइन मतलब क्या किया हमने, उसी टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन किया। तो अगर हम दो टेबल कंसिडर कर रहे हैं तो ये फर्स्ट टेबल एज अ कंसिडर हो रहा है एम्प्लॉय का टेबल, सेकंड टेबल कंसिडर हम कर रहे हैं मैनेजर का इंफॉर्मेशन। क्लियर है, ये समझ में आया ना, ठीक है। सो अभी अगर मुझे यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी है कि मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी उनके मैनेजर की सैलरी से ज्यादा है। अगर एक्सेल में मैं देखूं तो मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी मैनेजर की सैलरी से ज्यादा हो। तो ये वाला जो मेरा फर्स्ट टेबल है यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी है मेरे पास, ये जो सेकंड टेबल है ये हमने मैनेजर का टेबल कंसिडर किया तो यहाँ पे मैनेजर की सैलरी है ना। तो मैं कंडीशन लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, लेट्स से आई जस्ट कॉपी दिस क्यूरी एंड यहाँ पे मैं ले सकता हूँ कि वेयर E1 डॉट सैलरी ग्रेटर देन E2 डॉट सैलरी। ये कंडीशन दे सकते हैं हम कि E1 डॉट सैलरी अगर ग्रेटर देन है E2 डॉट सैलरी देन मुझे आउटपुट दो। इफ आई रन दिस, ये जो तीन एम्प्लॉई है अंकित मोहित एंड विकास, सैलरी कितनी है 10,000, मैनेजर कौन है, रोहित। अगर मुझे इस रोहित की सैलरी भी देखनी है देन व्हाट आई कैन डू इज मैं यहाँ पे कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे E2 डॉट सैलरी एज मैनेजर सैलरी। इफ आई रन दिस, सी रोहित की सैलरी कितनी है 5,000, अंकित की सैलरी कितनी है 10,000। सो ये तीन एम्प्लॉय हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ना कि ऐसे एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी मैनेजर की सैलरी से ज्यादा है। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे और कंडीशन डाल सकते हो कि मुझे सपोज एज फाइंड आउट करना है, ऐसे कौन से एम्प्लॉय है जिनका एज मैनेजर से एज से ज्यादा है, या ऐसे कौन से मैनेजर्स है जिनका एज जो है एम्प्लॉय से कम है। मल्टीपल कंडीशंस आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, बट कंसेप्ट क्या है, आपको दो टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए आप पहले अंडरस्टैंड करो कि जो जिस इनर सेल्फ ज्वाइन जो कर रहे हो तो उस सेल्फ ज्वाइन में फर्स्ट वाला जो टेबल जो आप कंसिडर कर रहे हो दिस एज ए एम्प्लॉय, सेकंड वाला एम्प्लॉय टेबल ही रेफर कर रहे हो बट यू कंसिडरिंग दिस एज ए मैनेजर्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझो देन डिसाइड करो कि क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। ओके, सेल्फ ज्वाइन क्लियर है।
ऑनलाइन स्टूडेंट सेल्फ ज्वाइन क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? हेलो, इज इट क्लियर सेल्फ ज्वाइन? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लेट्स से मुझे दो स्मॉल टॉपिक है कि मुझे टेबल्स का बैकअप लेना है। कई बार हम ये वर्ड सुनते हैं कि हमें टेबल्स के बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए हमें क्या प्रोसेस करने पड़ते हैं? नॉर्मली हम अगर टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएशन के लिए हमने अभी तक क्या देखा? हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल का एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, देन उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इज वन वे टू क्रिएट अ टेबल। अनदर वे क्या है क्रिएट का टेबल करने का? कि आप पहले स्क्रिप्ट लिखो, लेट्स से हाउ टू बैकअप अ टेबल। ठीक है, सो लेट्स कंसिडर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। ये मेरे पास टेबल है, मुझे इस टेबल का बैकअप टेबल क्रिएट करना है। बैकअप टेबल क्यों क्रिएट करना है? इन केस अगर इस टेबल के साथ कुछ हुआ, इसमें से रो डिलीट हो गए या मैं कमिट नहीं कर पाया, रोल बैक नहीं हो पाया, देन मेरे पास एक एडिशनल बैकअप मेरा टेबल रहना चाहिए जिसमें सारी इंफॉर्मेशन सेफ रहे। इसलिए हम बैकअप टेबल क्रिएट करते हैं। तो अगर मुझे इस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय बैकअप नाम का टेबल क्रिएट करना है तो हाउ कैन वी डू दिस? सो सिंपली वी डू दिस, सेलेक्ट say insert into backup. Let's insert select star into employee backup. ये employee backup जो है ये नया टेबल का नाम दे रहा हूं मैं, from this employee। ठीक है, मैंने क्या लिखा? select star into employee backup from employee। अगर मैं इसको रन करता हूँ, क्या हुआ? 10 rows affected। and now if I run this select star from this particular table employee backup, I run this query, इसमें भी वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आपने इस अपना जो डेटाबेस के अंदर टेबल्स है, इस टेबल्स में देखा तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय बैकअप करके टेबल क्रिएट हुआ है, राइट? यहाँ पे दिख रहा है ये dbo.employee बैकअप। बैकअप कैसे लेना है समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है। कमांड कौन सी है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय बैकअप। इस केस में क्या होगा? जैसे अपन एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करने के लिए अपन ने क्या किया था, एक क्रिएट टेबल स्टेटमेंट लिखा था, देन डेटा टाइप मेंशन किए, देन उसमें इंसर्ट वैल्यूज किया, राइट? सो इस केस में अगर मैं यही क्वेरी लिखता हूं तो वो क्या करेगा? एक एम्प्लॉय बैकअप का क्रिएट स्टेटमेंट भी बना देगा अपने आप, एंड ये जो एम्प्लॉय टेबल का डेटा है वो कॉपी करके इसमें भी डाल देगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट स्टेप इज स्कीमा। कि स्कीमा क्या होता है? ठीक है, स्कीमा मतलब अभी जैसे आपके पास पीसी यूज करते हो आप, राइट? लैपटॉप पीसी यूज करते हो। इस पीसी में आपके पास अलग अलग ड्राइव होते हैं, जैसे मेरे पास सी ड्राइव है या डी ड्राइव है, सी ड्राइव डी ड्राइव, ऐसे अलग अलग ड्राइव होते हैं। बट इस ड्राइव में अलग अलग फोल्डर स्टोर होते हैं। आप हर एक फोल्डर में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे आपने मूवीज का एक फोल्डर बना रखा है, राइट? या जैसे एसक्यूएल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने एक फोल्डर पे रखी हुई है। आप अपने हिसाब से आपको उस इंफॉर्मेशन को जल्दी लाने के लिए आप क्या करते हो? फोल्डर को अलग अलग नाम देते हो, उसमें वो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं। सो यहाँ पे स्कीमा क्या होता है? स्कीमा बेसिकली डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर टेबल में कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर है। जैसे यहाँ पे इस टेबल को मैं अगर ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे ये टेबल के आगे जो दिख रहा है ये डीबीओ, दिस इज नथिंग बट अ स्कीमा नेम।
DBO इज डिफॉल्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट है ये। तो जब आप एसक्यूएल सर्वर को यूज करते हो तो ये डिफॉल्ट स्कीमा यूज होता है डीबीओ करके। बट लेट्स से मैं एक कंपनी में हूँ और उस कंपनी में लेट्स से एचआर, ऑपरेशन एंड लेट्स से एनालिटिक्स, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो लेट्स से एचआर के पास एम्प्लॉय की एक लिस्ट है, ऑपरेशन वालों के पास उनके एम्प्लॉय की लिस्ट है, एनालिटिक्स वालों के पास उनके एम्प्लॉय की लिस्ट है। तो अगर एक ही डेटाबेस में एचआर वालों ने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर दिया यहाँ पे, जैसे एम्प्लॉय, जैसे हमारी ये टेबल है, जैसे ये वाला टेबल है डीबीओ एम्प्लॉय, ऐसे कंसिडर करो कि ये एचआर वाला का टेबल है जिसमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है। अभी ऑपरेशन वालों ने भी एक टेबल यहाँ पे क्रिएट किया, एम्प्लॉय के रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन है उसमें, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है उसकी। तो अलग अलग टेबल, ये जो एक तो वो सेम नाम से टेबल क्रिएट कर नहीं देगा पहली बात। अगर आप सेम नाम से टेबल क्रिएट करने जाओगे तो क्रिएट होगा नहीं, क्योंकि बोलेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो नहीं। तो अगर हम ऐसे करें कि इंस्टेड ऑफ दिस डीबीओ, ये जो स्कीमा नेम है यहाँ पे अपन ऐसे कर दे कि लेट्स से एचआर डॉट एम्प्लॉय या ऑपरेशन डॉट एम्प्लॉय एंड एनालिटिक्स डॉट एम्प्लॉय, ऐसे में अगर तीन अलग अलग टेबल क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे विद स्कीमा नेम, तो आइडेंटिफाई करने के लिए इजी है कि विच टेबल कंटेन विच इंफॉर्मेशन, राइट। तो स्कीमा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें आइडेंटिफाई करने के लिए इजी जाता है कि कौन से टेबल्स में कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो स्कीमा को अगर मुझे क्रिएट करना है, बाय डिफॉल्ट स्कीमा होता है, let's say मैं देख लेता हूँ कहाँ पे वो, सिक्योरिटी, ये दिख रहा है स्कीमास, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये दिस इज डीबीओ दिख रहा है, ये डीबीओ स्कीमा यहाँ पे है। आप इस स्कीमास पे राइट क्लिक करके भी नया स्कीमा बना सकते हो, राइट। जैसे हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, डेटाबेस पे न्यू डेटाबेस किया, जैसे मैं न्यू स्कीमा करता हूँ तो यहाँ पे एक विंडो आएगा, आप स्कीमा को नाम दे दो, स्कीमा क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज क्यूरी भी लिख सकते हो, कैसे, जैसे मैं ऑपरेशन नाम का एक स्कीमा बना रहा हूँ, क्रिएट स्कीमा ऑपरेशन, ठीक है, मैंने इसको रन किया, कमांड सक्सेसफुल। नाउ अगर मैंने इस स्कीमा को रिफ्रेश किया तो देखो ये ऑपरेशन नाम का एक स्कीमा यहाँ पे क्रिएट हुआ। ओके, नाउ मुझे क्या करना है, अभी ये जो एम्प्लॉय का टेबल है ना, जैसे उस एम्प्लॉय के टेबल मुझे यहाँ पे स्टोर करना है। अभी मान लीजिए कि ये जो मेरा एम्प्लॉय का टेबल है यहाँ पे, कहाँ पे, ये वाला डीबीओ डॉट एम्प्लॉय, ऐसा कंसिडर करो कि ये एक मेरा एचआर का टेबल है और मुझे ऐसे ही टेबल चाहिए, बट नाम होना चाहिए उसका ऑपरेशन डॉट एम्प्लॉय। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि लेट्स से सेलेक्ट स्टार इनटू, सेलेक्ट स्टार इनटू ऑपरेशन डॉट, स्कीमा नेम दिया मैंने। ये जो डिफॉल्ट स्कीमा हम यूज करते थे, डिफॉल्ट देने की जरूरत नहीं होती, हर टाइम लिखने की जरूरत नहीं होती डीबीओ डीबीओ। आप अगर स्कीमा क्रिएट करते हो और स्पेसिफिक उसी स्कीमा के अंदर आपको स्टोर करने हैं टेबल, देन यू नीड टू मेंशन दिस कि मुझे लेट्स से सेलेक्ट स्टार इनटू ऑपरेशन डॉट एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय। इफ आई रन दिस, 10 rows अफेक्टेड। और इस टेबल को मैंने अगर रिफ्रेश किया, लेट्स आई रिफ्रेश दिस टेबल, यहाँ पे दिख रहा है ये ऑपरेशन डॉट एम्प्लॉय का एक टेबल आ गया। सबको इनका स्कीमा देखो, डीबीओ 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 है, इसका स्कीमा क्या है, ऑपरेशन डॉट एम्प्लॉय है, राइट। सो वेन एवर आई सी द टेबल, मुझे पता है कि हाँ दिस टेबल कंटेंट्स ऑपरेशन एम्प्लॉयज। इसलिए स्कीमाज इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सेग्रीगेशन करने का, डेटा सेग्रीगेशन करने के लिए आप स्कीमास को यूज करते हो, ठीक है। स्कीमास समझे क्या है, स्कीमास क्रिएट कर सकते हो स्कीमा, ऑनलाइन स्टूडेंट स्कीमा समझा। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ग्रेट। नाउ लेट मी शो यू। अभी
लेट्स ऐसे कंसिडर करो, फॉर एग्जांपल दिस क्यूरी, ये वाली क्यूरी जो है मेरी, ये वाली, ठीक है। इस वाली क्यूरी का मुझे एक टेबल चाहिए। ये क्यूरी मुझे क्या आउटपुट दे रही है, दिस ना, ये 3 रो का आउटपुट दे रही है ना, तो मुझे इस 3 रो का आउटपुट का एक टेबल चाहिए। हाउ कैन वी क्रिएट, ये क्यूरी है बराबर, तो बिफोर फ्रॉम, बिफोर फ्रॉम employee say managers test table, let's say as test table, ऐसा मैंने दिया फॉर एग्जांपल, me cross check the function so this particular table है, so इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे into टेस्ट अंडरस्कोर, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है मुझे, टेस्ट अंडरस्कोर लेट्स से एम्प्लॉय। सो मैं इस क्यूरी में ही क्या मेंशन कर रहा हूँ कि इस क्यूरी का जो डेटा है, ये डेटा टेस्ट ईएमपी नाम से एक टेबल बने और उसमें स्टोर हो जाए। मैंने बस क्या किया, बिफोर फ्रॉम इनटू उस टेबल का नाम जो मुझे चाहिए नया टेबल, उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। एंड इफ आई रन दिस, तो क्या करेगा, 3 रो अफेक्टेड करेगा। सो मैं नेक्स्ट टाइम क्या कर सकता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये टेस्ट ईएमपी डाल सकता हूँ, उसका एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। इवन वो जो टेबल है, वो टेबल आपको इस टेबल्स के सेक्शन में भी दिखेगा। टेस्ट, ये dbo डॉट टेस्ट ईएमपी। अगर मुझे ऑपरेशन डॉट में चाहिए होता तो मैं इसमें क्या करता, इस यहाँ पे ऑपरेशन डॉट टेस्ट ईएमपी लिखता, तो वो ऑपरेशन डॉट टेस्ट ईएमपी ऐसे बनता। क्लियर है? तो टेबल, किसी भी क्यूरी को भी आप एज अ टेबल में स्टोर कर सकते हो, एज अ टेबल, नया टेबल। ठीक है, समझे ये? सो अभी लेट्स से दिस पर्टिकुलर क्यूरी जो है, ये वाली क्यूरी, जैसे ये वाली क्यूरी मुझे किसी मैनेजर को देनी है, ठीक है, या किसी यूजर को देनी है, तो जब वो क्यूरी रन करे तो उसको उतनी ही इंफॉर्मेशन दिखे जितना मैंने उस क्यूरी में मेंशन किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्यूरी, ये वाली क्यूरी में रेगुलरली रन दिस क्यूरी, ठीक है। सो बेसिकली इस क्यूरी को मुझे क्या करना है, किसी यूजर को देना है, या इस क्यूरी को मुझे डेली रन करना है। हो सकता है कि अभी इस सैंपल के लिए इस क्यूरी में 2-3 ही रोज हो, बट ऐसे कंसिडर करो कि इसमें हंड्रेड्स ऑफ रोज हो, बड़ी क्यूरी है। तो आप क्या करोगे, एक वे आउट क्या है कि आप उस पर्टिकुलर क्यूरी को किसी नोटपैड में सेव करके रखोगे, राइट। इसको आप किसी कहीं पे जगह पे सेव करके रखोगे और जब चाहिए तब कॉपी करके रन कर दोगे।
या जिस यूजर को आपको देनी है वो क्यूरी, उसको भी आप क्या करोगे, नोटपैड में दोगे या मेल कर दो कि ये क्यूरी आप यूज करो करके। बट अगेन दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे ना, कि हो सकता है कि वो नोटपैड आपसे डिलीट हो गया, या जिस यूजर को आपने दिया हुआ है उसको इतना चलाना नहीं आता है एसक्यूएल की वो क्यूरी रन करे और फिर बाद में आउटपुट देखे। सो सिंपल वे, उस केस में व्यूज सामने आते हैं। सो नेक्स्ट कंसेप्ट आती है व्यूज। व्यूज क्या होते हैं? व्यूज एक एनवलप की तरह काम करते हैं। एनवलप इन द सेंस कि अगर मैं कोई व्यू क्रिएट करता हूँ, उस व्यू के अंदर मैं जिस क्यूरी का मुझे आउटपुट चाहिए वो क्यूरी मेंशन कर देता हूँ। तो वो यहाँ पे ये व्यूज टेबल के नीचे ये व्यूज सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, ये व्यूज, यहाँ पे वो व्यूज के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाता है वो व्यू। जैसे ये टेबल स्टोर हुए वैसे व्यूज स्टोर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट टेबल के अंदर एक्चुअल डेटा होता है, टेबल्स के अंदर एक्चुअल डेटा होता है। जैसे मैंने दिस अमेजन ऑर्डर का जो टेबल है यहाँ पे एक्चुअल डेटा है इस टेबल के अंदर, बट व्यू के अंदर डेटा नहीं होता, उसमें बस क्यूरी होती है। तो लेट्स क्रिएट वन व्यू एंड अंडरस्टैंड। जैसे सिंटैक्स है उसका क्रिएट व्यू, व्यू का नाम आएगा लेट्स से emp अंडरस्कोर डिटेल्स एज, देन लेट्स से मैं ये वाली जो क्यूरी है ये क्यूरी यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। सी मैंने क्या किया, क्रिएट व्यू किया, उस व्यू का नाम दिया यहाँ पे। नाउ इफ आई रन दिस, आई वांट टू रन दिस क्यूरी अगेन, और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इस एम्प्लॉय डिटेल्स के व्यू से, जिसको मैंने अगर रन किया तो दिस क्यूरी, ये जो क्यूरी है मैंने यहाँ पे लिखी हुई, ये क्यूरी रन होती है एक्चुअल टाइम में एंड देन यू गॉट द आउटपुट, ठीक है। सो जब जब आप व्यू को रन करते हो उस व्यू के अंदर की क्यूरी उस टाइम पे एग्जीक्यूट होती है, हमें आउटपुट मिलता है। इसलिए व्यू जो है वो व्यू कोई भी डेटा स्टोर करके नहीं रखता, व्यू में बस ये क्यूरी स्टोर रहती है। आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्यूज एंड टेबल में क्या फर्क है। सो टेबल में एक्चुअल डेटा होता है प्रेजेंट, टेबल कंटेन्स डेटा, बट व्यू कंटेन्स ओनली क्यूरी। व्यू आपका कोई भी डेटा होल्ड करके नहीं रखता। आप टेबल के अंदर अभी जहाँ इस केस में मैंने टेबल कौन से रेफर किए हुए, एम्प्लॉय टेबल को रेफर किया हुआ है ना। तो जब एम्प्लॉय टेबल में कुछ चेंजेस होंगे एंड आफ्टर द चेंजेस ये व्यू अपन रन करेंगे या ये क्यूरी में रन करूंगा, तो जो भी चेंजेस वहां पे हुए पेरेंट टेबल में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो टेबल अगर अपडेट होता है तो व्यू भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। जैसे मैंने ये व्यू क्रिएट किया एम डिटेल्स वाला, तो व्यू के सेक्शन में मुझे वो यहाँ पे दिखेगा, व्यू एम्प्लॉय डिटेल्स। तो व्यू को अपन एडिट नहीं कर सकते, उसमें कोई भी इंसर्ट अपडेट स्टेटमेंट नहीं यूज कर सकते। व्यू जस्ट गिव यू इंफॉर्मेशन, आपको बस उस पर्टिकुलर क्यूरी का आउटपुट वो देता है। आप उस व्यू में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। आपको चेंजेस कहाँ पे करने पड़ेंगे, पेरेंट टेबल में, एम्प्लॉय वगैरह जो मैंने पेरेंट टेबल लिया है उस व्यू को बनाने के लिए, उस पेरेंट टेबल में आप चेंजेस करो, व्यू में अपने आप वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। व्यू की कंसेप्ट समझी, व्यू क्या होता है एंड कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल है, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम दे दो, देन एज आप यहाँ पे क्यूरी दे सकते हो अपनी जो आपको आउटपुट में चाहिए। जैसे मुझे ये पर्टिकुलर क्यूरी आउटपुट में चाहिए थी, सो आई गिव दिस क्यूरी एंड अगेन सो नेक्स्ट टाइम, या नेक्स्ट टाइम जैसे मुझे यूज करना रहेगा तो ये व्यू यहाँ पे सिस्टम में स्टोर है, तो मैं डायरेक्टली उस एम्प्लॉय डिटेल्स को वापस मैं लिख सकता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, तो व्यू स्टोर है तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्यूरी याद रखने की जरूरत नहीं है। या जिस यूजर को मुझे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देनी है मैं उसको बस बोलूंगा कि यू यूज दिस व्यू,
तो उसको बस ये व्यू दिखेगा, वो ये व्यू करेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर व्यू कि उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको भी एक क्यूरी याद रखने की या कहीं पे स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? व्यू का यूज क्या है? व्यूज में क्यूरी स्टोर होती है। वन ऑफ अ यूज फॉर व्यू इज डेटा रिस्ट्रिक्शन। आप डेटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के, जैसे मैंने ये क्यूरी लिखी है, तो लेट से अपना ऑर्डर का टेबल है और मैं कोई व्यू बनाता हूँ और वहां पे लेट से मेरा रीजन है, ईस्ट वेस्ट रीजन है, तो मुझे लेट से ईस्ट रीजन का ही डेटा दिखाना है उस यूजर को, तो मैं व्यू बनाऊंगा जिसमें वेयर कंडीशन में डाल दूंगा कि रीजन इज इक्वल टू ईस्ट, तो ईस्ट का ही डेटा उस व्यू में दिखेगा। और व्हेन यूजर उस व्यू को आउटपुट में या क्यूरी करेगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट पर्टिकुलर व्यू, तो उस व्यू में बस उस पर्टिकुलर रीजन का ही डेटा है, ईस्ट का ही। सो वन ऑफ अ डेटा रिस्ट्रिक्शन भी आप इस व्यू के थ्रू लागू कर सकते हो। और आप कोडिंग कर रहे हो, क्यूरी लिख रहे हो, बड़ी क्यूरी लिख रहे हो, देन यू ऑलवेज क्रिएट व्यूज एंड बेस्ड अपॉन दैट व्यूज यू डेवलप योर क्यूरी। आप डायरेक्ट टेबल को हाथ नहीं लगाते, आप क्या करते हो, उन टेबल्स को व्यू में कन्वर्ट कर लेते हो या टेबल्स की व्यू बना लेते हो एंड यूज दोज व्यूज इन योर एक्चुअल क्यूरी। सो इससे क्या होता है, जो भी जो डायरेक्ट आपका कनेक्शन होता है टेबल्स के साथ, हो सकता है कि आप कहीं पे गलती से डिलीट कर दो या इंसर्ट कर दो, तो वो चांसेस फिर व्यू में निग्लिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि आप जो भी क्यूरी कर रहे हैं वो व्यू के साथ कर रहे हैं, वो आप एक्चुअल टेबल के साथ नहीं कर रहे हो। अंडरस्टैंड? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट, ये कंसेप्ट समझ में आया व्यूज का? व्यूज मतलब डिलीट नहीं होता है, व्यू व्यूज डायरेक्टली ड्रॉप होता है। अगर मुझे ये पर्टिकुलर ईएमपी डिटेल्स वाला व्यू मुझे ड्रॉप करना है, तो व्हाट कैन आई डू? ड्रॉप व्यू, ड्रॉप व्यू इन दिस व्यू नेम। जैसे हम टेबल को ड्रॉप करते हैं वैसे सेम, इफ आई यूज दिस, वो जो व्यू है वो ड्रॉप हो जाएगा। एंड इफ आई अगेन, यहाँ पे मैंने ट्राई किया था, वो एरर शूट करेगा कि इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। क्लियर है? समझा? आप क्यूरी के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। व्यू के अंदर क्यूरी जो स्टोर होगी, उस क्यूरी में आप कुछ भी लिख सकते हो, कितने भी ज्वाइंस कर सकते हो, कितने भी कंडीशंस यूज कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। व्यू में रिस्ट्रिक्शन बस ये है कि व्यू को आप एडिट नहीं कर सकते आप, बस क्योंकि वो होल्ड करता है बस क्यूरी। अगर आपको उस क्यूरी में कुछ चेंजेस करने हैं, देन यू कैन यूज अल्टर व्यू। जैसे लेट मी क्रिएट दिस व्यू अगेन, और मुझे इस व्यू की अभी देखनी है क्रिएट की जो स्क्रिप्ट थी, वो मुझे देखनी है इसकी कि उस कैसी थी। देन व्हाट कैन आई यूज दिस, मैं यहाँ पे जाऊंगा, देन स्क्रिप्ट व्यू एज क्रिएट टू न्यू क्यूरी। तो उस व्यू को क्रिएट करने के लिए जो क्यूरी यूज की हुई ना, वो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी। देन यू कैन डू चेंजेस इन दैट क्यूरी। लेकिन चेंजेस करने से पहले आपको ये व्यू जो है, वो व्यू क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। देन यू चेंजेस एंड क्रिएट दिस व्यू। एग्जिस्टिंग व्यू के ऊपर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग व्यू पे करोगे तो अगेन वो क्रिएट स्टेटमेंट है, बोलेगा कि ऑलरेडी एएमपी डिटेल्स नाम का व्यू ऑलरेडी क्रिएटेड है। हाँ, दैट्स व्हाई। बट ऑलवेज कीप इन माइंड, हम व्यू को कभी भी अल्टर नहीं करते, हम व्यू में कुछ चेंजेस नहीं करते। हम क्या करते हैं, जब आपको लेट्स से व्यू में कुछ चेंजेस करने हैं, वी ऑलवेज ड्रॉप दिस व्यू, create whatever do the changes and create new view। अदरवाइज बेस्ट वे क्या रहेगा, जो एग्जिस्टिंग व्यू बना हुआ है उसको वैसे ही रखो, आपको जो नए क्यूरी चाहिए उसका एक नया व्यू बना लो। वैसे भी व्यू बस क्यूरी ही स्टोर करता है, वो कुछ डेटा स्टोर करता नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग दोज व्यूज, हो सकता है कि वो व्यू किसी और क्यूरी में यूज किए होंगे, आपने ये व्यू डिलीट कर दिया तो हो सकता है कि अदर क्यूरी अफेक्ट करे। सो इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग, आप एक नया ही व्यू बना दो। ओके, डेटाबेस के साथ जब भी आप काम करोगे, डिलीट का जो होता है, डिलीट अपडेट वगैरह, इससे दूरी रहने का, डिलीट ड्रॉप वगैरह ये सब यूएटी के लिए फाइन है, बट प्रोडक्शन के केस में थोड़ा सा इसको हैंडल नहीं करने का, ड्रॉप डिलीट ड्रॉप्स वगैरह जो आपके डेटाबेस से डेटा को खत्म कर देता है, उसको यूज नहीं करने का। ओके,
क्लियर है? ओके फाइन। तो अभी let me check the schemas we cover. Okay. So the next topic is set operators. Set operators in sense मुझे let me capture the attendance first and then we will start the next topic. व्यू में कुछ डाउट है? डाउट है तो पूछो। फाइन। देन नेक्स्ट इज सेट ऑपरेटर्स। सो सेट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वी हैव दिस फोर सेट ऑपरेटर्स। से सेट ऑपरेटर्स, सेट ऑपरेटर्स में हमारे पास है फर्स्ट ऑपरेटर है यूनियन ऑल। ओके, यूनियन ऑल, देन है यूनियन, द नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्ट एंड द लास्ट वन इज एक्सेप्ट। और सम डेटाबेसेस इसको यूज करते हैं माइनस। सिक्वल सर्वर में एक्सेप्ट यूज होता है बट मेनी अदर डेटाबेस में वो माइनस करके यूज होता है। ठीक है। सो अभी लेट मी create some sample data shortly. Having this sample data along with me. ओके, सो बेसिकली ये जो क्रिएट स्टेटमेंट की स्क्रिप्ट है, सिंपल टेबल है। मैंने क्या किया, ऑर्डर ईस्ट और ऑर्डर वेस्ट ऐसे दो टेबल क्रिएट किए हुए, चार कॉलम रखे हुए उसमें, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर रेट, रीजन, सेल्स। ठीक है, सेम यहाँ पे भी उतनी है, ऑर्डर रेट, ऑर्डर आईडी, रीजन, सेल्स, और उसमें कुछ डेटा पुट किया है, तीन तीन रोज का डेटा पुट किया है दोनों में। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू इज लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम order east and select star from this order west। इन दोनों को मैंने अगर रन किया तो मेरे पास ये डेटा है। ठीक है, अभी जब मैं इन दो डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों डेटा की सेम है। ठीक है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, रीजन, सेल्स, यहाँ पे भी ऑर्डर ईस्ट एंड ऑर्डर वेस्ट दोनों में मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। देन डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम आल्सो सेम। ठीक है, ऑर्डर आईडी के नीचे ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट के नीचे ऑर्डर डेट है। ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ पे लेट्स से आई डू यूनियन, यूनियन ऑल, मुझे जब मैं यूनियन ऑल यूज करता हूँ, बेसिकली यूनियन ऑल क्या करता है, एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल के ऊपर अपेंड करता है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मेरे पास एक टेबल में, जैसे इस ऑर्डर आईडी फर्स्ट वाला जो मेरे टेबल है, यहाँ पे मेरे पास 3 रो है, सेकंड वाले के पास भी 3 रो है। जब मैं यूनियन ऑल करूंगा तो ये 3 और ये 3 ऐसे 6 मिलके मेरे पास एक टेबल आ जाएगा। व्हेन आई रन दिस, लेट्स से आई रन दिस, सी
6 रोज का मेरे पास एक टेबल मिल जाएगा। वो क्या कर रहा है, सिंपली टेबल्स को एक दूसरे के ऊपर अपेंड कर रहा है। यूनियन ऑल क्या करता है, बस टेबल को अपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर। बट यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला जो टेबल है, इस टेबल से मैंने इसे ऑर्डर आईडी एंड रीजन एंड सेल्स, ये 3 टेबल मैंने इस वाले ऑर्डर ईस्ट वाला जो टेबल है, यहाँ से मैंने ये 3 कॉलम उठाए हैं। और जो ऑर्डर वेस्ट वाला है, यहाँ पे मैंने सारे कॉलम्स रखे। एंड इफ आई ट्राइंग टू यूनियन ऑल दिस, वो मुझे क्या करेगा, एरर शूट करेगा। क्या शूट करेगा, यूनियन इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट ऑपरेटर मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस इन देयर टारगेट लिस्ट। मतलब सेलेक्ट के बाद जितने कॉलम आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, उतने ही कॉलम एक तो ये सेकंड वाले टेबल में चाहिए। तो लेट्स से मैंने अगर ये वाले कॉलम उतने ही कॉलम सेकंड वाले से लिया, एंड इफ आई ट्राइंग टू यूनियन ऑल, देन ये यूनियन होगा, क्योंकि मैंने सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रखे, 3 दोनों में। अगेन लेट्स से मैंने इस ऑर्डर आईडी को जैसे मैंने इसको यहाँ पे डाला, एंड दिस सेल्स को मैंने यहाँ पे डाला। समझ रहे हो मैंने क्या किया, सेल्स को पहले डाला, देन रीजन रखा, देन ऑर्डर आईडी रखा। नीचे वाले का जो सीक्वेंस था वो वैसे ही रखा मैंने, ऑर्डर आईडी, रीजन एंड सेल। सो जब मैं इसको अपेंड कर रहा हूँ अभी, वो देखो सेल्स यहाँ पे आया 100 200, बट ये नीचे क्या है, ऑर्डर आईडी लिया है उसने 1 2 3। अभी ये क्यों हुआ, क्योंकि सेल्स का जो मेरा कॉलम था, इसका डेटा टाइप क्या था, इंटीजर। ऑर्डर आईडी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इसलिए ये यूनियन ऑल पॉसिबल हुआ। अगर यहाँ पे मैंने डेट का कोई कॉलम डाला होता एंड नीचे अगर मैंने ऑर्डर आईडी डाला होता, तो वो होता नहीं अपेंड, या यूनियन ऑल होता नहीं, वो एरर शूट कर देगा कि डेटा टाइप मिसमैच है दोनों। हाँ अभी लेट्स से ये रीजन है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये सेल्स वाला जो है, अभी ये नीचे वाला जो सेल्स है आप बोल रहे हो राइट, इसको मैंने यहाँ फर्स्ट डाला ना, ऐसे बोल रहे हो, और ये रीजन के नीचे ये ऑर्डर आईडी है अभी, बराबर। इफ आई रन दिस, क्या बोलेगा देखो, कन्वर्जन फेल्ड, कन्वर्टिंग varchar वैल्यू इज टू डेटा टाइप इंटीजर। मतलब ये फर्स्ट वाला जो है ये varchar डेटा टाइप है, एंड नीचे वाला जो है ये इंटीजर डेटा टाइप है, इसलिए यूनियन ऑल पॉसिबल नहीं हुआ। सो यूनियन ऑल की रिक्वायरमेंट, प्री रिक्विजिट क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम सेम चाहिए, एंड फॉलोइंग ऑर्डर टाइप या डेटा टाइप जो है वो सेम चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, आप कॉलम को इधर उधर कर सकते हो अगर आपका डेटा टाइप सपोर्ट करता है तो, लेकिन ध्यान में रखते समय क्या रखने का, कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड। तो अभी मैंने इसको यूनियन ऑल किया, लेट्स से I'll take all the columns, यूनियन ऑल समझा ना सबको। मेरे पास 6 रिकॉर्ड है अभी, राइट। अगर मैंने लेट्स से यहाँ पे किया यूनियन, तो ये यूनियन क्या कर रहा है, सबसे पहले व्हाट आई कैन डू इज, हम पहले टेबल देख लेते हैं। ये फर्स्ट वाले टेबल में ये जो थर्ड वाला रो है ये रिपीटिंग दिख रहा है ना, ऑर्डर आईडी 1 है, ऑर्डर डेट भी सेम है, रीजन सेम है, सेल्स भी सेम है। इन शॉर्ट ये रिपीटेटिंग रो है, रिपीटेटिव डेटा है, राइट। तो अगर डेटा रिपीटेटिव है मेरा, एंड इफ आई डू यूनियन ऑल के केस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका रिपीटेटिव कुछ भी हो, सब कुछ आपको अपेंड करके दे देगा। लेकिन मैंने अगर सिर्फ यूनियन किया, वो क्या करेगा, डुप्लीकेट रिमूव कर देगा। देखा ये क्या कर रहा है, डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिया। अभी ये 1 1 2 2 3 ऐसे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहा है,
ऑर्डर ईस्ट वाला जो टेबल है इसमें से उसने सिर्फ 1 रो लिया हुआ है। अगर मैं ये वाला जो टेबल है इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 1 नंबर के ईस्ट के 2 रिकॉर्ड थे ना, और इसको मैंने अगर रन किया, ईस्ट के कितने रिकॉर्ड है मेरे पास? 1 एंड 2, 2 ही रिकॉर्ड आए ना ईस्ट के, मतलब जो डुप्लीकेट वाला था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? और मैंने अगर सेम टेबल को एक दूसरे के साथ यूनियन किया तो ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसे। अगर मैंने ऑर्डर ईस्ट को यूनियन किया अगेन ऑर्डर ईस्ट के साथ, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? लेट्स से इसका जो आउटपुट है ये अभी ये है 1 2 1, अगर मैंने ये यूनियन किया इसके साथ ही तो क्या आउटपुट आएगा? 1 2, 2 रिकॉर्ड आएंगे, राइट? एक जो रिकॉर्ड डुप्लीकेट था वो निकल गया। सो यूनियन ऑल और यूनियन के बीच में फर्क समझा? प्री रिक्विजिट वही है, आपको नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, बट यूनियन ऑल में सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स है वो सारे रिकॉर्ड्स अपेंड हो जाएंगे, यूनियन में डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे। क्लियर है? यूनियन समझ में आया? ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट, यूनियन में कुछ डाउट है? नो सर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरसेक्ट। ठीक है, इससे मैं फिलहाल के लिए दोनों टेबल रन कर रहा हूं। अभी इंटरसेक्ट के लिए दोनों में से कॉमन, मतलब अभी कॉमन कैसा कि जैसे कि अभी ये 1 फर्स्ट वाली रो है, और लेट्स से मैं यहाँ पे अभी ले रहा हूँ बस ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड लेट्स से सेल, मैं 3 कॉलम ले रहा हूँ। ठीक है, 3 कॉलम ले रहा हूँ, नीचे के टेबल में भी सेम 3 कॉलम ले रहा हूँ। नाउ यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अभी इस केस में ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड सेल, ये जो कंप्लीट रो जो है ना, ये कंप्लीट रो यहाँ पे मुझे कहाँ पे मिल रही है क्या? ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड सेल, ऑर्डर आईडी 1, ऑर्डर डेट सेम, सेल्स भी सेम, ये कंप्लीट रो मुझे यहाँ पे मिल रही है क्या? सेकंड वाले टेबल में मिल रही है ना? देन सेकंड वाली मिल रही है क्या? देन वापस थर्ड वाली। तो मैं लेट से मैं अगर इंटरसेक्ट करता हूँ इसका, तो लेट से आउटपुट क्या आएगा? 2 रो मिलेंगी मुझे, कॉमन में 2 रो मिलेगी, डुप्लीकेट्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, जितना मैच होता है उतना ही मिलेगा, बट पूरी की पूरी रो मैच होनी चाहिए। हा? ऐसा नहीं है कि ऑर्डर डेट सेम है, अगर यहाँ पे रीजन ऐड होता, लेट से इस वाले टेबल में मेरे पास यहाँ पे रीजन है, रीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी रीजन है, तो इस केस में मैंने अगर इंटरसेक्ट किया होता इन दोनों को, यहाँ पे तो मेरे पास अभी सारी की सारी टेबल है ना, तो अभी आई थिंक एक मिनट, ये जस्ट सबसे पहले ये एक बार चेक कर लेते हैं, समथिंग रॉन्ग, एक ही टेबल के ऊपर किया था इसलिए फाइन, डुप्लीकेट्स नहीं रिमूव कर रहा है वो, राइट? तो मैंने यहाँ पे लेट से रीजन ऐड कर दिया है, रीजन तो अलग अलग है ना, दोनों टेबल का रीजन अलग अलग है, तो अगर मैं दोनों टेबल्स को कंपेयर करता हूँ, इन दोनों टेबल्स को मैंने कंपेयर किया, तो रो मैच हो रही है क्या? नहीं, ये जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो डिफरेंट है क्योंकि इसमें रीजन ऐड हुआ है अभी,
तो ये यहाँ पे मैच नहीं होगी, सेकंड वाली रो भी यहाँ पे मैच नहीं है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए इंटरसेक्ट का? अगर मैंने इंटरसेक्ट किया इन दो टेबल्स में तो कुछ कॉमन है क्या? तो आउटपुट कुछ भी नहीं आना चाहिए, ब्लैंक आना चाहिए ना। सी, ब्लैंक आ रहा है। क्लियर? इंटरसेक्ट समझा? यस यस। याद रखने का कि पूरी रो जो है वो पूरी की पूरी रो मैच होनी चाहिए, सिर्फ एक कॉलम मैच होके फायदा नहीं है, पूरी की पूरी रो सारी वैल्यूज। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेप्ट। से अगेन मैं यहाँ का रीजन निकाल ले रहा हूँ, इसको करते हैं एक्सेप्ट। इफ आई रन दिस एक्सेप्ट, इसमें कुछ नहीं आ रहा है। सो एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? यस, एक्सेप्ट मतलब कॉमन छोड़ के बाकी के। सो अभी जैसे यहाँ पे ये 1 है, ये 1 यहाँ पे भी मैच हो रहा है ना, बराबर। देन ये 2 है, ये 2 यहाँ पे भी मैच हो रहा है। अभी मैं एक्सेप्ट में क्या कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वाले जो टेबल है मेरा, इसको कंपेयर कर रहा हूँ इसके साथ। ये या ध्यान दो, हाँ, मैंने फर्स्ट वाला टेबल कौन सा रखा है? ईस्ट वाला, मतलब ये फर्स्ट वाला टेबल। इसमें ये 1 जो है, ये 1 इसमें है, ये जो 2 है, ये 2 भी इसमें है, अगेन ये 1 है, 1 इसमें है, राइट? इसमें है ना ये फर्स्ट रिकॉर्ड, बराबर। तो मतलब इसमें बचा क्या कुछ? इसीलिए ये आउटपुट मेरा क्या आया? एक्सपेक्ट यूज करने के बाद कुछ भी नहीं मिला मुझे, बचा हुआ कुछ भी नहीं है उसमें, फर्स्ट टेबल में कुछ नहीं बचा। अभी मैंने ये ऑर्डर वेस्ट वाला जो टेबल है, मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे है ऑर्डर ईस्ट वाला, ठीक है। सो एक्सेप्ट करने से पहले वापस से टेबल को रन करते हैं। नाउ ये फर्स्ट वाला टेबल है, वेस्ट वाला, भी इसको कंपेयर कर रहा हूँ इसके साथ, तो फर्स्ट वाला रो मैच हो रहा है, सेकंड वाला है क्या इधर? है ना। थर्ड वाला है क्या यहाँ पे? तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? थर्ड वाला रो आना चाहिए। ये मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ, कंसेप्ट ध्यान रखो। तो एक्सेप्ट में ये मैटर करता है कि आप कौन सा टेबल रेफर कर रहे हो, फर्स्ट टेबल आप कौन सा ले रहे हो और सेकंड टेबल कौन सा ले रहे हो। देन आउटपुट डिपेंड ऑन दिस। अगर मैंने इसको रन किया, सी मुझे क्या मिला? थर्ड वाला मिला। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट, यूनियन ऑन, यूनियन, इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट, 4 सेट ऑपरेटर्स है। एक्सेप्ट और इंटरसेक्ट जो है वो मोस्टली आपको ट्रायल एंड एरर पे आप काम करते हो, लेकिन ज्यादातर काम होता है यूनियन एंड यूनियन ऑल पे, ठीक है। यूनियन एंड यूनियन ऑल ही ज्यादातर यूज होता है। एक्सेप्ट एंड ये जो इंटरसेक्ट है, ये हमें पता होना चाहिए क्या होता है। इन केस कभी यूज करना पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं यूज होते वो लोग ज्यादा। यूनियन एंड यूनियन ऑल ही ज्यादातर यूज होता है। क्लियर है? समझे? कुछ डाउट है इसमें? ग्रेट। सो हम यहां तक पहुंचे सेट ऑपरेटर तक। कल से हम सीटी शुरू करेंगे। पहले सब क्यूरी देखेंगे, सब क्यूरी के बाद सीटीज देखेंगे। स्टोर प्रोसीजर हम बस इंट्रोडक्टरी लेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब क्यूरी लिखते हैं तो ये हम ये बोलते हैं कि हम सीटी के थ्रू वो लिखे ज्यादा, क्योंकि वो बहुत इफिशिएंट होती है सीटी के थ्रू ही, और इजी टू अंडरस्टैंड होती है। सो स्टोर प्रोसीजर कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं वो देखेंगे हम, पर उस पर ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। फोकस हमारा रहेगा सीटीज पे, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, जिसके थ्रू हम क्यूरीज बनाते हैं, ठीक है। देन अगेन सब क्यूरी, सीटी एंड स्टोर प्रोसीजर एक ही पार्ट है, एक ही अलग अलग कंसेप्ट है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उसमें, राइट। तो हम वो कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, सब क्यूरी स्टार्ट करेंगे, देन विल लुक सीटीज एंड देन स्टोर प्रोसीजर्स। ओके,
वंस ये फिनिश होता है देन अगेन नेक्स्ट टॉपिक है आपके इंडेक्सिंग एक है, देन परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एक है, हम कैसे ट्यून करते हैं परफॉर्मेंस वगैरह वो भी हम देखेंगे, एंड देन विल सी अगर कुछ बचता है देन विल कवर दैट। ठीक है, सो मैं असाइनमेंट जो है आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट वो अभी अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, और उसका सॉल्यूशन मैं कल डाल दूंगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि असाइनमेंट आप कंप्लीट करो, कुछ नहीं समझते देन लुक फॉर द सॉल्यूशंस। ओके फाइन, देन फिर मिलते हैं कल। चलो बाय बाय। कुछ डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट? वो बात ही नहीं करते। चलो बाय बाय, टेक केयर।